Hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture in the lecture series of Civil Procedure Code. तो इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर 21 में हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है यहाँ पे रूल 1 टू रूल 45 यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने लीगल फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड लाइक बटन हिट कर देना। ओके, तो दोस्तों देखो यहाँ पे रूल 1 में क्या बोला है कि मोड ऑफ पेइंग मनी अंडर द डिक्री। जो डिक्री होती है ना, उस डिक्री में मोड कैसे आते हैं, मतलब मोड ऑफ पेमेंट क्या होते हैं वो बताया है यहाँ पे। सबसे पहला है डिक्री मोड्स ऑफ पेमेंट बताया है। मोड्स ऑफ पेमेंट में पहला तो आप क्या करो, डिपॉजिट करो इनटू एग्जीक्यूटिंग कोड। जो एग्जीक्यूटिंग कोड है उसमें जाके डिपॉजिट कर लो आप। ओके, पेड इनटू कोड एग्जीक्यूटिंग डिक्री। जो कोड डिक्री एग्जीक्यूट कर रही है उस कोड में जाके आप डिपॉजिट कर दो। ओके, सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे और सेंड बाय द पोस्टल मनी ऑर्डर। आपको अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जाके खुद यहाँ पे डिपॉजिट करना, वो पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करो, पोस्टल जो मनी ऑर्डर है जैसे कि पोस्ट से है आप उससे डिपॉजिट कर दो। थर्ड पॉइंट, और थ्रू अ बैंक से कर दो यहाँ पे। ओके, उसके बाद है बी पॉइंट में आउट ऑफ कोर्ट पेमेंट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आउट ऑफ कोर्ट पेमेंट क्या होता है कि पेड डायरेक्टली टू द डिक्री होल्डर। मतलब कोर्ट में जमा करने से अच्छा हम क्या करेंगे, जो डिक्री होल्डर है, जो जजमेंट डेटर है, खुद जाके उसको दे देगा। सेकंड पॉइंट है पोस्टल मनी ऑर्डर, सेम हमने अभी देखा, और बैंक में हम ट्रांसफ़र करवा देंगे। थर्ड पॉइंट है एनी मोड विद द रिटन एविडेंसेस। जो रिटन एविडेंसेस है, रिटन एविडेंसेस से यहाँ पे रिटन एविडेंस चाहिए, कौन से भी मोड से आप करो लेकिन यहाँ पे रिटन एविडेंसेस चाहिए। उसके बाद है सी पॉइंट जो है कोड डायरेक्टली पेमेंट है। यहाँ पे कोड डायरेक्टेड पेमेंट, एक तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, डिपॉजिटेड इन एग्जीक्यूटिव कोड को यहाँ पे डिपॉजिट करो और यहाँ पे आउट ऑफ कोड पेमेंट होगा, या तो आपको कोड खुद यहाँ पे डायरेक्ट करेगा कि ऐसे ऐसे तुम पेमेंट करो भाई। यहाँ पे एनी अदर मेथड जो भी कोर्ट यहाँ पे प्रिस्क्राइब करेगा, कोर्ट विच पासेस अ डिक्री डायरेक्ट करेगा, वैसे आप करोगे यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट जो है नोटिस ऑफ पेमेंट बोला है यहाँ पे। नोटिस ऑफ पेमेंट में क्या आता है, जो नोटिस पेमेंट का जो नोटिस है वो देना पड़ता है ना, अप्लाइज टू पेमेंट अंडर 11A 11C जो है यहाँ पे। मतलब हमने अभी देखा कि 11A में डिपॉजिट इनटू एग्जीक्यूटिव कोर्ट है एंड 11C में कोर्ट डायरेक्टेड पेमेंट है यहाँ पे। तो नोटिस ऑफ पेमेंट अप्लाइज टू 11A एंड 11C पे ही अप्लाई होता है यहाँ पे। ड्यूटी किसका है, जजमेंट डेटर की ड्यूटी है यहाँ पे। मोड ऑफ नोटिस क्या है, थ्रू कोर्ट के थ्रू से नोटिस जाएगी एंड डायरेक्टली टू डिक्री होल्डर। ओके, एक तो कोर्ट थ्रू जाएगी और डायरेक्टली आप डिक्री होल्डर को यहाँ पे पास करोगे। मेथड क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट विद दी एडी। ओके, तो रजिस्टर्ड पोस्ट से होनी चाहिए यहाँ पे। थर्ड सबसेक्शन सब रूल है यहाँ पे, पर्टिकुलर टू बी मैंशनड जो है यहाँ पे यमो मेंशन करना पड़ता है। बैंक पेमेंट जो है आपको क्या क्या उसमें मेंशन करना पड़ता है, तो सबसे पहला है नंबर ऑफ ओरिजिनल सूट होता है ना, फॉर एग्जाम्पल SCC 135/2024 ऐसा कुछ तो होता है ना, तो वैसा यहाँ पे क्या होना चाहिए, 135 134, तो वैसा यहाँ पे नंबर ऑफ ओरिजिनल सूट का जो आपका नंबर है वो मेंशन करो। नेम ऑफ द पार्टीज क्या है वो मेंशन करो उसके बाद, एंड उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ मनी, अगर आपने कोई एडजस्टमेंट किया है मनी में तो वो भी यहाँ पे मेंशन करो। उसके बाद है प्रिंसिपल इंटरेस्ट कॉस्ट जो भी है यहाँ पे वो यहाँ पे मेंशन करो। डी पॉइंट जो है नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन केसेस, मतलब कितने एग्जीक्यूशन डिक्री होल्डर जो है यहाँ पे करवाए, मतलब डिक्री होल्डर के फेवर में करना है, कितने पैसे देना है एंड पेंडिंग कितने हैं वो भी यहाँ पे बताना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ पेयर, अब जो पेयर है उसका नेम एंड एड्रेस क्या है वो भी बताना है। रूल 1.4 में क्या है, सीजेशन ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे। सीजेशन ऑफ इंटरेस्ट मतलब क्या है कि कोर्ट पेमेंट अंडर 11A एंड 11C हमने अभी देखा। डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस अंडर 1.2 में, तो यहाँ पे क्या होता है कि सीजेशन ऑफ इंटरेस्ट होता है यहाँ पे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है सीजेशन ऑफ इंटरेस्ट आउट ऑफ कोर्ट। ये कोर्ट पेमेंट में होगा एंड या आउट ऑफ कोर्ट पेमेंट में होगा, मतलब डेट ऑफ
एक्चुअल पेमेंट जिस दिन पे करना है उस दिन जजमेंट डेटा जो है आके लो भाई तुम्हारा पैसा ले लो डिक्री होल्डर को देता है, तब से वो इंटरेस्ट क्या होगा, सीज होगा वहाँ यहाँ पे। ओके, सीज होगा। डेट वॉज टेंडर हुआ, डेट मनी वुड हैव बीन टेंडर्ड इन ऑर्डिनरी पोस्टल एंड पोस्ट जो है यहाँ पे सब है। और देखो एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या है कि जजमेंट डेटा तो जा रहा है भाई, ले लो पैसा तुम्हारा डिक्री होल्डर ले लो, लेकिन डिक्री होल्डर खुद यहाँ पे रिफ्यूज़ कर रहा है, तो यहाँ पे सीज होगा जो इंटरेस्ट है यहाँ पे। क्यों भाई, मैं क्यों इंटरेस्ट पे करूँ, मैं तो पैसा देने आ रहा हूँ ना, फिर भी तुम यहाँ पे रिफ्यूज़ करो तो मेरी तो गलती नहीं है, तो यहाँ पे उसकी गलती की सज़ा मुझे नहीं मिलेगी, तो यहाँ पे इंटरेस्ट सीज हो जाएगा, इतना ही बोला है। प्रोविजन बोला है यहाँ पे रूल 15 में, डिक्री होल्डर कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट आफ्टर रिफ्यूजल और अवॉइडेंस। देखो पहले तो बोलते हैं मुझे नहीं चाहिए, पैसा ही नहीं चाहिए, बाद में आ जाओ, तो उसके बाद फिर तुम यहाँ पे बाद में लेके यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए सूट फाइल नहीं कर सकते और इंटरेस्ट नहीं मांग सकते तुम। ओके, तो डिक्री होल्डर कैन नॉट क्लेम इंटरेस्ट आफ्टर तुमने रिफ्यूजल किया है, अवॉइडेंस ऑफ पेमेंट किया है, तो तुम्हें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हाईकोर्ट का कुछ अमेंडमेंट हुआ है, ओडिशा में हुआ है, आपका स्टेट है तो आप देख लीजिए यहाँ पे तो क्या हुआ है यहाँ पे। ओके, उसके बाद है देखो कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। 3 मोड्स यहाँ पे मैंने बताया आपको, कोर्ट का मेथड, आउट ऑफ कोर्ट का मेथड एंड कोर्ट जो भी है वो डायरेक्ट करेगा यहाँ पे रूल 1 में। ओके, नोटिस कंपलसरी है फॉर दी कोर्ट पेमेंट्स, अगर आप कर रहे हो तो नोटिस आपको देनी ही देनी है। उसके बाद 5 पर्टिकुलर्स हमने देखा यहाँ पे, केस नंबर डालना है, नेम्स डालना है, एड्रेस डालना है, जो भी है हम सब देख लिया यहाँ पे। उसके बाद है इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कब स्टॉप होगा, यहाँ पे नोटिस डेट पे मैंने क्या किया है, जजमेंट डेटर ने आके भाई ले लो तुम्हारा पैसे और कोर्ट में यहाँ पे सबमिट कर दिया, इंटरेस्ट स्टॉप हो गया वहाँ पे। उसके बाद है पेमेंट डेट जो है यहाँ पे, उस पेमेंट डेट पे जजमेंट डेटर आया है आपको पेमेंट देने, लेकिन आप रिफ्यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे इंटरेस्ट स्टॉप हो जाएगा। एक बारी में आपने रिफ्यूज़ किया, इंटरेस्ट फिर से नहीं मिलेगा। उसके बाद है रूल 2, रूल 2 में क्या बोला है, पेमेंट आउट ऑफ कोर्ट टू द डिक्री होल्डर। अब डिक्री होल्डर को डायरेक्टली जो जेडी है वो क्या करेगा, यहाँ पे पेमेंट करेगा, वो भी आउट ऑफ कोर्ट करेगा। तो ऐसे ही जाके आ गया कैश ले लो भाई, फिर से वो कोर्ट में जाएगा ना, इसने तो मेरे को पैसे नहीं दिए, तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले सर्टिफिकेशन बाय द डिक्री होल्डर से सर्टिफिकेशन चाहिए। यहाँ पे नेम है, यहाँ पे नेम क्या है, पेमेंट एडजस्टमेंट आउट ऑफ कोर्ट, आपने जो नेम है मेंशन करना है, कितना एडजस्टमेंट किया है, कितना पैसा लेना है, वो सब मेंशन होना चाहिए यहाँ पे। एक्सटेंट कितना है, होल और पार्ट जो है वो भी मेंशन होना चाहिए। ड्यूटी डिक्री होल्डर शैल बी सर्टिफाई, सब यहाँ पे सर्टिफाई होना चाहिए। कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री है, यहाँ पे कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री है, इफेक्ट जो है कोर्ट शैल रिकॉर्ड दी पेमेंट एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे कोर्ट क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा वो। ओके, तो 1976 अमेंडमेंट जो है इंक्लूड्स एडजस्टमेंट अल्सो यहाँ पे इंक्लूड होता है, ऐसे 1976 का अमेंडमेंट बोलता है, सब यहाँ पे लिखना है सर्टिफिकेशन में जो है, तुमने बाद में लेके फिर आओगे नहीं कि एडजस्टमेंट जो है यहाँ पे लिखा नहीं था, सब लिखना है यहाँ पे जो एडजस्टमेंट है। हम देखेंगे आगे कि एडजस्टमेंट क्या होता है, क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव देखो क्रॉस डिक्री भी होती है, बहुत बार क्रॉस डिक्री होती है कि डिक्री जो डिक्री होल्डर के फेवर में यहाँ पे केस लग जाता है, लेकिन वो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ भाई मैं इसका 10,000 रुपीज़ देना, तो क्रॉस डिक्री हो जाती है। 2 केसेस फाइल होती है कि इसने मेरे 10,000 रुपये देने हैं, इसने मेरे 20,000 रुपये देने हैं, तो यहाँ पे माइनस करके जो 10,000 जिसका बचा है उसको दे देते हैं कोर्ट में ही यहाँ पे, तो एडजस्टमेंट बोलते हैं उसको, कि आगे हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड सब रूल में क्या बोला है, इन्फॉर्मेशन बाय जजमेंट डेटार और श्योरिटी, जो जजमेंट डेटार है और श्योरिटी जो है, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में, हु में अप्लाई, कौन अप्लाई करेगा, जजमेंट डेटर खुद करेगा, और जो श्योरिटी पैसा दे रहा है तो श्योरिटी करेगा, जो पैसा दे रहा है वो करेगा यहाँ पे। उसके बाद एप्लीकेशन इन्फॉर्म कोर्ट ऑफ पेमेंट, जो एप्लीकेशन है इन्फॉर्म कोर्ट, आप जो पेमेंट कर रहे हो उसके बारे में, एंड एडजस्टमेंट अगर कोई है वो भी यहाँ पे मेंशन करना है, बाद में कोई इशू नहीं होनी चाहिए। कोर्ट एक्शन है इशू नोटिस टू डिक्री होल्डर, अब यहाँ पे कोर्ट एक्शन क्या होगा, अब ये सर्टिफिकेट आया एंड अब क्या करेगा कोर्ट, इशू नोटिस इशू करेगा डिक्री होल्डर को, भाई तुम्हारा पैसा देने के लिए जजमेंट डेटर तैयार है यहाँ पे। उसके बाद है पर्पस क्या है, टू शो कॉज व्हाई नॉट रिकॉर्डेड, यहाँ पे रिकॉर्ड करना ही चाहिए। ओके, कॉन्सिक्वेंसेस है इफ़ नो कॉज शोन, यहाँ पे कोई भी कॉज नहीं है तो यहाँ पे कोर्ट रिवॉर्ड्स पेमेंट, यहाँ पे जो पेमेंट है उसको रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 2(2)A में है मैंडेटरी कंडीशन है जेडी
इस इंस्टांस में देखो, पेमेंट मेड एज पर रूल 1 के हिसाब से यहाँ पे पेमेंट जो है यहाँ पे किया जाता है। पेमेंट और एडजस्टमेंट प्रूव्ड बाय द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से यहाँ पे प्रूव किए जाते हैं। एडमिटेड बाय द डिक्री होल्डर इन रिप्लाई और बिफोर द कोर्ट, जो डिक्री होल्डर है वहाँ पे वो एडमिट करेगा कि हाँ भाई जेडी ने मुझे क्या किया है, पेमेंट दिया है। इसलिए मैंडेटरी कंडीशन है ये कि पेमेंट जो है वो मेड करे, उसका कुछ तो प्रूफ होना चाहिए भाई। विदाउट दिस पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड, इसकी वजह से जो बाकी आप कर रहे हैं ऐसे ही जाके घर में दे के आए, नहीं, यही चाहिए यहाँ पे, विदाउट दिस पेमेंट नॉट रिकॉर्डेड, पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ओके ओके। उसके बाद है सब रूल 2 थर्ड जो पॉइंट है यहाँ पे, तो इसमें क्या थर्ड सब रूल जो है यहाँ पे क्या बोलता है, यहाँ पे क्या है, नॉट सर्टिफाइड पेमेंट। अब नॉन सर्टिफाइड पेमेंट जो है यहाँ नॉन सर्टिफाइड नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऑब्वियसली अगर आपने सर्टिफाई नहीं किया रिकॉग्नाइज नहीं होगा। चलो आगे। उसके बाद है हाईकोर्ट अमेंडमेंट रूल 2 में हाईकोर्ट का अमेंडमेंट हुआ है। बॉम्बे में एफिडेविट मैंडेटरी है, यहाँ पे जेडी का जो एप्लीकेशन है यहाँ पे एफिडेविट करना मैंडेटरी है। पाटना में जो है कोर्ट में इशू नोटिस, सो मोटो कोर्ट क्या करेगी यहाँ पे, नोटिस इशू कर देगी। पंजाब में यहाँ पे रूल 3 ही ओमिट कर दिया गया है। ओडिशा में सेम एज पटना में, जैसे पटना में हमने बोला कि कोर्ट सो मोटो यहाँ पे क्या कर देगी, नोटिस इशू कर देगी, वैसे ही यहाँ पे उड़ीसा में भी सेम रूल है। उसके बाद रूल 3 है लैंड्स इन मोर देन 1 जुरिस्डिक्शन। अब लैंड इन मोर देन 1 जुरिस्डिक्शन में क्या होगा, प्रॉपर्टी ऑफ 1 स्टेट टेन्योर, मतलब क्या है 1 स्टेट और टेन्योर जो है यहाँ पे, और सिचुएट इन जुरिस्डिक्शन ऑफ 2 और मोर कोर्ट्स में जो प्रॉपर्टी है सिचुएट होती है, तब पावर जो होता है जो 2 और मोर सिचुएट में, मतलब क्या होता है कि देखो यहाँ पे क्या है, बॉम्बे है, यहाँ पे पूना है। अब ये जो प्रॉपर्टी सिचुएट है ऐसे सिचुएशन है यहाँ पे प्रॉपर्टी, अब बॉम्बे के कोर्ट को भी यहाँ पे जुरिस्डिक्शन है, पूना के कोर्ट पे भी जुरिस्डिक्शन है, तो अब बॉम्बे भी ले सकता है, पूना भी ले सकता है, तो दोनों में से एक यहाँ पे कोई भी ले सकता है। ओके। स्कोप से है एंटायर स्टेट जो है, एंटायर स्टेट ऐसा नहीं है कि हाफ इधर जाएगा हाफ इधर जाएगा, नहीं, एंटायर स्टेट एक के पास चला जाएगा। रूल 4 है यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। अब है ट्रांसफर ऑफ कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज क्या है, जो स्मॉल कॉज कोर्ट्स है यहाँ पे बेसिकली सूट वैल्यू जो है यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 2000 रुपीज़ जो है वो सब यहाँ पे स्मॉल कॉज कोर्ट को जाएंगे। सब्जेक्ट मैटर है कॉग्निजिबल बाय द स्मॉल कॉज कोर्ट, एग्जीक्यूशन प्लेस कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, एक्शन डिग्री सेंड विथ रूल 6 डॉक्यूमेंट्स। इफेक्ट जो है स्मॉल कॉज कोर्ट एग्जीक्यूट्स एज ओन डिग्री, ऐसे यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। ओके, समझ आ रहा है। उसके बाद देखो रूल 5 में बोला है मोड ऑफ ट्रांसफ़र क्या है, मोड ऑफ ट्रांसफर्स क्या होंगे। ट्रांसफ़र जो है यहाँ पे डिग्री सेंड डायरेक्टली होगा, यहाँ पे सेम और डिफरेंट होगा, यहाँ पे सेम होगा और डिफरेंट होगा, इरेलीवेंट होगा। यहाँ पे देखो जो क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसफ़र जो है ट्रांसफ़र डिक्री सेंड डायरेक्टली सेंड होगा यहाँ पे। नो जुरिस्डिक्शन रिसीविंग कोर्ट सेंड्स द कंपिटेंट कोर्ट। ओके, तो अगर जुरिस्डिक्शन नहीं है रिसीविंग कोर्ट को तो यहाँ पे कंपिटेंट कोर्ट को आप क्या करो, यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दो। उसके बाद रूल 6 है डॉक्यूमेंट्स टू बी सेंड। डॉक्यूमेंट किसको सेंड करना है, कॉपी ऑफ डिक्री। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सेंड करना है ट्रांसफ़र कोर्ट को, ये जो कॉपी है कॉपी ऑफ डिक्री है वो सेंड करना है। सर्टिफिकेट ऑफ नॉन सेटिस्फैक्शन, जो नॉन सेटिस्फैक्शन है उसकी सर्टिफिकेट सेंड करनी है। पार्ट ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो सेंड करना है। कॉपी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑर्डर और सर्टिफिकेट भी यहाँ पे सेंड करना है। कॉपी ऑफ सूट और रजिस्टर जो है यहाँ पे वो भी सेंड करना है। मेमोरेंडम ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट भी यहाँ पे सेंड करना है। रूल 6A जो है मद्रास में है, आप अगर मद्रास के स्टूडेंट हो तो देख लीजिए यहाँ पे। ओके, उसके बाद रूल 7 है फाइलिंग विदाउट अ प्रूफ। जो है यहाँ पे फाइलिंग विदाउट अ प्रूफ में क्या आता है, कॉपीज एंड सर्टिफिकेट आते हैं फाइल विदाउट अ प्रूफ। जो फाइलिंग विदाउट प्रूफ कब करना है, कॉपीज एंड सर्टिफिकेट जो है फाइल विदाउट प्रूफ। एक्सेप्शन कोर्ट में डिमांड ऑफ प्रूफ, आप क्या करो कि सर्टिफाइड कॉपी है तो आप प्रूफ यहाँ पे प्रूफ से करने की ज़रूरत नहीं है। कोर्ट को अगर लगेगा कि भाई प्रूफ कर दो तब प्रूफ करो आप। ओके, टाइम वेस्ट हो जाएगा यहाँ पे, डिले प्रोसीजर जो है यहाँ पे डिले हो जाएगा। रूल 8 जो है एग्जीक्यूशन बाय द रिसीविंग कोर्ट। अब क्या होगा यहाँ पे, एग्जीक्यूशन बाय द रिसीविंग कोर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है में एग्जीक्यूट इटसेल्फ एग्जीक्यूट करेगा और ट्रांसफर टू सबॉर्डिनेट कंपेटेंट कोर्ट। तो एक तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को खुद यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेगा, या तो खुद एग्जीक्यूट कर लेगा और ट्रांसफर टू सबॉर्डिनेट कोर्ट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ओके,
ओके। रूल 9 में क्या है, एग्जीक्यूशन बाय द हाई कोर्ट जो है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन बाय द हाई कोर्ट है। मतलब क्या है, डिक्री सेंड टू हाई कोर्ट, एग्जीक्यूशन अब हाई कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो डिक्री किसको सेंड होगा, हाई कोर्ट को होगा। एग्जीक्यूटेड एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है यहाँ पे, एग्जीक्यूटेड एज एन ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन। हाई कोर्ट क्या करेगा यहाँ पे, मेरे पास ही यहाँ पे ओरिजिनल सिविल जुरिस्डिक्शन है, ऐसे करके वो एग्जीक्यूट करेगा यहाँ पे। केरला में रूल 9 जो है यहाँ पे ओमिट है, केरला में रूल 9 नहीं है। रूल 10 क्या बताता है, एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन। अब एप्लीकेशन फॉर द एग्जीक्यूशन क्या है, वो अप्लाइज, डिक्री होल्डर अप्लाई करेगा यहाँ पे। मतलब एग्जीक्यूशन करना है, मतलब जजमेंट लेटर तो नहीं करेगा ना यहाँ पे, डिक्री होल्डर ही करेगा यहाँ पे। ओके, तो हु अप्लाइज द डिक्री होल्डर वेयर द पासिंग कोर्ट ट्रांसफर, मतलब पासिंग कोर्ट जो है वो तो यहाँ पे होगा, या तो ट्रांसफर कोर्ट को यहाँ पे क्या करेगा, डिक्री होल्डर यहाँ पे एप्लीकेशन करेगा। पासिंग कोर्ट मतलब क्या होता है, देखो एग्जांपल बताती हूँ मैं यहाँ पे कि क्या होता है कि पासिंग कोर्ट मतलब जो होता है कि जो ऑर्डर यहाँ पे क्या करता है, पास करता है। मतलब केस जो है यहाँ पे पूरी तरह से जो जिस कोर्ट ने सॉल्व किया वो होता है पासिंग कोर्ट। लेकिन जो ट्रांसफर कोर्ट मतलब ट्रांसफ़र हम किया है जिसको कि सिर्फ एग्जीक्यूट करने के लिए, मतलब जो पार्टी है उसका प्रॉपर्टी उस जुरिस्डिक्शन में है, एंड पासिंग कोर्ट है उसको दिक्कत आती है कि वहाँ कैसे वो एग्जीक्यूट अटैच करेगा। तो उस जुरिस्डिक्शन के हिस्से में जहाँ पे प्रॉपर्टी सिचुएट है वहाँ पे कोर्ट जो है उस कोर्ट को क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ लेटर, यहाँ पे एप्लीकेशन भेजेगा। यहाँ पे समझ आ रहा है, एप्लीकेशन भेज देगा यहाँ पे। ओके, तो उसके बाद है पंजाब में प्रोविजो है यहाँ पे, इमीडिएटली एग्जीक्यूशन वेयर द जेडी लेफ्ट द जुरिस्डिक्शन। अगर यहाँ पे जेडी ने जुरिस्डिक्शन लेफ्ट किया, इमीडिएटली यहाँ पे क्या होगा, जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा पंजाब में। उसके बाद रूल 11 है। रूल 11 क्या बात करता है, एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन। अब एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन की बात है, ओरल एप्लीकेशन भी है, रिटन एप्लीकेशन भी है। सब रूल 1 में ओरल एप्लीकेशन है। ओरल एप्लीकेशन, डिक्री, मनी डिक्री, टाइम एट पासिंग ऑफ डिक्री। डिक्री क्या होता है, मनी के रिलेटेड है। अगर आप ओरल एग्रीमेंट कर रहे हो, मतलब केस ही ऐसी है कि उसने मेरा 1 लाख रुपए लिया था लेकिन उसने दिया नहीं, सब केस हुआ, जजमेंट डेटर को यहाँ पे 1 लाख रुपए पेमेंट करना पड़ा, प्लस जो भी यहाँ पे खर्चा हुआ वो पेमेंट करना पड़ा। उस केस में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में ओरल एप्लीकेशन चलेगा। टाइम जो है एट द पासिंग डिक्री, अभी जो डिक्री पास हुआ है, डिक्री पास हुआ कि जेडी तुम आओ 1 लाख रुपए पे कर दो भाई जजमेंट डिक्री होल्डर का, तब भी क्या होगा कि ये जो है यहाँ पे ओरल ही बोला जाएगा ना, नोटिस थोड़ी ना निकाल दिया जाएगा कि जो जेडी है सामने ही है कोर्ट के सामने, और जेडी को रुको भाई तुम्हें पेमेंट करना है, ऐसे लिख के थोड़ी नहीं देना है। कोर्ट यहाँ पे उसको डायरेक्ट करेगा कि भाई पेमेंट कर दो उसका। ओके, जेडी प्रेजेंट है कोर्ट में, विद इन दी कोर्ट प्रीमाइसेस में, प्रेजेंस में, तो मोड अरेस्ट बिफोर वारंट होगा यहाँ पे। उसके बाद है 11(2) में बोला है रिटर्न ऑर्डर है, यहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन करना है, ये मैंडेटरी है। ओके, ये मैंडेटरी है यहाँ पे। तो यहाँ पे सूट नंबर दाखिल करना पड़ेगा, पार्टीज नेम्स क्या है, डेट ऑफ डिक्री क्या है, अपील प्रेफर्ड और नॉट, पेमेंट कितना है, एडजस्टमेंट कितना हुआ है, एंड उसके बाद जो है प्रीवियस एग्जाम्शन एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन कितना है, अमाउंट ड्यू विथ इंटरेस्ट कितना है, कॉस्ट कितना है, पर्सन अगेंस्ट होम एग्जीक्यूशन सॉर्ट जो है वो भी आएगा, मोड ऑफ एग्जीक्यूशन वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड होगा। ओके, उसके बाद मोड अंडर क्लॉज जे जो है यहाँ पे, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, अटैचमेंट एंड सेल जो है, मतलब अटैचमेंट जो है, अटैचमेंट क्या है, उसके बाद सेल जो है, ये दोनों के बारे में यहाँ पे बताया जाएगा। सेल विदाउट अटैचमेंट है, अरेस्ट एंड डिटेंशन भी यहाँ पे आएगा, रिसीवर है, ऑर्डर रिलीफ भी आएगा यहाँ पे, सर्टिफाइड कॉपी, कोर्ट में डिमांड सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिक्री, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री कोर्ट डिमांड कर सकती है यहाँ पे। उसके बाद है रूल 11(a) में क्या है, एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट। अब एप्लीकेशन क्या है अरेस्ट के लिए, अरेस्ट एप्लीकेशन मस्ट स्टेट द ग्राउंड्स। अगर आप अरेस्ट एप्लीकेशन कर रहे हो तो यहाँ पे क्यों अरेस्ट कर रहे हो, उसका ग्राउंड स्टेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, उसके बाद है मोड्स। मोड्स में क्या है, मोड जो है स्टेटमेंट और एफिडेविट होना चाहिए जो भी एप्लीकेशन आप कर रहे हो वहाँ पे। उसके बाद है 21 में हम रूल 12 देखेंगे। रूल 12 में एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है यहाँ पे। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है,
ये बात हो गई यहाँ पे। उसके बाद ही इजी है, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। मूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होगा, व्हेन एप्लीकेबल मूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू जेडी का मूवेबल प्रॉपर्टी है। कंडीशन क्या है, प्रॉपर्टी इन दी जेडीज पोजीशन में है, जेडी के पोजीशन में है। डिग्री होल्डर क्या करेगा यहाँ पे, मस्ट अटैच द इन्वेंट्री लिस्ट जो है यहाँ पे डिग्री होल्डर यहाँ पे अटैच करेगा, ड्यूटी ऑफ डिग्री होल्डर है यहाँ पे। इन्वेंट्री मस्ट कंटेन दी रीजनेबल एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, सब उसकी जेडी के पोजीशन में जो इसका है वो सब यहाँ पे जेडी के पोजीशन का जो यहाँ पे इन्वेंट्री चाहिए। पर्पज है, कोर्ट मस्ट नो द प्रॉपर्टी अटैच, कौन सा प्रॉपर्टी यहाँ पे अटैच करना है कोर्ट को पता चलना पड़ेगा। ओके, नो इन्वेंट्री डिफेक्टिव एप्लीकेशन होगा यहाँ पे। 13 में बोला है एप्लीकेशन फॉर द अटैचमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अभी हमने देखा 12 में कि मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हुआ, यहाँ पे भी सेम होगा कि जो जो प्रॉपर्टी यहाँ पे जेडी के नाम पे है सब यहाँ पे आइडेंटिफाइड लैंड हाउस जो भी है, खेती बाड़ी जो है यहाँ पे सब, सर्वे नंबर, बाउंड्री, जेडी शेयर और इंटरेस्ट जो है यहाँ पे सब क्या होना चाहिए, इंक्लूडेड होना चाहिए। ओके, अवॉइड कंफ्यूजन एंड रॉन्गफुल अटैचमेंट यहाँ पे अवॉइड होना चाहिए। उसके बाद 14 में है यहाँ पे सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कलेक्टर है, यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड्स है। एप्लीकेबल टू बी, एप्लीकेबल किसको होगा, लैंड रजिस्टर्ड होगा विद द कलेक्टर से। यहाँ पे कोर्ट्स पावर है, कोर्ट में आस्क फॉर द सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट के लिए आस्क कर सकता है कोर्ट, सर्टिफाइड एक्सट्रैक्ट, सर्टिफाइड कॉपीज दिखाओ भाई यहाँ पे। ओके, उसके बाद एक्सट्रैक्ट शोज दैट ओनर, ट्रांसफरेबल इंटरेस्ट कितना है, रेवेन्यू कितना है, शेयर्स कितना है, सब यहाँ पे दिखाया जाएगा। उसके बाद 15 में बोला है एग्जीक्यूशन बाय द जॉइंट डिक्रीज। अगर जॉइंट डिक्रीज है एग्जीक्यूशन कैसा होगा, जॉइंट डिक्री होल्डर्स, दो डिक्री होल्डर्स है, जेडी एक है तो ये कैसे होगा यहाँ पे, जॉइंट डिक्री होल्डर से एनी वन और मोर डिक्री होल्डर में अप्लाई करेंगे, यहाँ पे एक करेगा क्यों और दो दो करेंगे, दो जो भी है और दोनों करेंगे। कंडीशन क्या है, नो कॉन्ट्ररी कंडीशन इन डिक्री, डिक्री से कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए। डेथ ऑफ द वन होल्डर हुआ तो एग्जीक्यूशन सर्वाइवर जो हुआ है वो करेगा, प्लस लीगल हेयर जो है, किसके लीगल हेयर्स होने चाहिए, जो जिसका डेथ हुआ है उसके। उसके बाद 15(2) में क्या बोला है, प्रोटेक्शन ऑफ अदर्स, सफिशिएंट कॉज है, कोर्ट में अलाउ एग्जीक्यूशन, कोर्ट सेफगार्ड सी नॉन एप्लीकेंट होल्डर्स का भी यहाँ पे कोर्ट सेफगार्ड करेंगे उनको भी। रूल 16 में बोला है एग्जीक्यूशन बाय द ट्रांसफर ऑफ द डिक्री, तो ट्रांसफर ऑफ द डिक्री, ट्रांसफर क्या होगा, डिक्री और शेयर ट्रांसफर्ड हुआ है यहाँ पे। मोड क्या है, रिटर्न असाइनमेंट, ऑपरेशन ऑफ लॉ, ट्रांसफर किया जाएगा, कोर्ट विच पास द डिक्री, वो क्या करेंगे, कोर्ट जो डिक्री पास किया है एग्जीक्यूशन के लिए दूसरे कोर्ट को यहाँ पे केस ट्रांसफर किया जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट प्रोविजन है, नोटिस जो है यहाँ पे ट्रांसफर जो है, ट्रांसफर प्लस जेडी जो है यहाँ पे क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन हियरिंग होने के बाद, ऑब्जेक्शन हियरिंग होने के बाद यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। सेकेंड प्रोविजो में क्या है, कैन नॉट एग्जीक्यूट अगेंस्ट अदर जजमेंट डेटर, मनी डिक्री जो है ट्रांसफर टू जेडी, वन जेडी से या अदर जेडी, मतलब मनी डिक्री क्या है कि एक जेडी है, दो जेडी है, तीन जेडी है, यहाँ पे एक जेडी के खिलाफ ही, मतलब क्या, अगेंस्ट अदर जजमेंट डेटर कैन नॉट एग्जीक्यूट, ये इसने लिया है तो इसके अगेंस्ट ही होगा ना, इसके अगेंस्ट। नेक्स्ट क्या है, 17 रूल है यहाँ पे। देखो कि 17 रूल में क्या बोला है कि 17 रूल में यहाँ पे प्रोसीजर आफ्टर रिसीविंग द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन व्हेन, ओके। उसके बाद क्या है, प्रोसीजर आफ्टर रिसीविंग द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन आया, व्हेन द एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन इज फाइल्ड द कोर्ट चेक्स वेदर ऑल द लीगल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीटेड है। 11 टू रूल हमने 14 तक देखा, सब यहाँ पे कंप्लीटेड है, फॉलो किया गया है। इफ देर इज एन एनी डिफेक्ट, यहाँ पे कोर्ट गिव्स अ टाइम टू करेक्ट इट, करेक्ट करके आओ। इफ नॉट करेक्टेड, करेक्ट नहीं किया, द एप्लीकेशन कैन बी रिजेक्टेड, एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जाएगा। वंस द एक्सेप्टेड, एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द डिक्री, डिक्री के नेचर से यहाँ पे चालू हो जाएगा। उसके बाद रूल 17(1)(a) है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ द नॉट क्यूरिंग डिफेक्ट्स है। इफ द डिफेक्ट्स आर नॉट करेक्टेड विद इन द टाइम, अगर डिफेक्ट आपने करेक्ट नहीं किया विद इन अ टाइम, द कोर्ट मस्ट रिजेक्ट द एप्लीकेशन, रिजेक्ट करेगा। बट इफ द मिस्टेक इज ओनली अबाउट द अमाउंट ड्यू से रिलेटेड है तो कोर्ट क्या करेगा, डिसाइड टेम्परली अमाउंट डिसाइड करेगा एंड अलाउ द एग्जीक्यूशन, अलाउ करेगा यहाँ पे। उसके बाद है 17(2) में एप्लीकेशन ऑफ डेट है यहाँ पे, इफ डिफेक्ट आर करेक्टेड लैटर, यहाँ पे डिफेक्ट करेक्ट किया गया है, एप्लीकेशन क्या करेंगे यहाँ पे, ट्रीटेड एज एन फाइल, ओरिजिनल ट्रीट किया जाएगा, नॉट दी करेक्शन डेट नहीं रहेगा, ओरिजिनल जो डेट है वही रहेगा यहाँ पे। उसके बाद जजमेंट, जज ऑथेंटिकेशन है, एवरी करेक्शन मेड इन एप्लीकेशन मस्ट बी साइन, अगर आपने करेक्शन किया है तो उस पेज पे, इस पेज पे किया है कि जज की साइन लेनी चाहिए। यहाँ पे एडमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, एडमिशन, आफ्टर एडमिशन द कोर्ट रिकॉर्ड्स द एप्लीकेशन इन द रजिस्टर में, यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑर्डर्स ऑफ एग्जीक्यूशन जो है रिकॉर्ड किया जाएगा। इन द डिक्रीज अटैच प्रॉपर्टी वैल्यू शुड बी रफली इक्वल टू द डिक्रील अमाउंट से यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद है 17(a) में क्या बोला
बोला है, स्पेशल प्रोटेक्शन वॉर टाइम में हुआ है। इफ़ द समन्स वाज नॉट सर्व्ड ड्यू टू द वॉर कंडीशंस, एग्जीक्यूशन इज यूजुअली स्टेड फॉर द 1 ईयर तक। यहाँ पे क्या किया जाएगा, स्टे किया जाएगा होस्टाइल्स अनलेस द कोर्ट फील्स जस्टिस रिक्वायर इमीडिएटली एग्जीक्यूशन, तो 1 ईयर तक यहाँ पे स्टे किया जाएगा। रूल 18 में क्या है, एग्जीक्यूशन इन द केस ऑफ क्रॉस डिक्री। मैंने क्रॉस डिक्री का रेफरेंस पहले ही दिया था आपको। क्रॉस डिक्री जो है यहाँ पे बोथ पार्टीज हैव द मनी डिक्रीज अगेंस्ट ईच अदर, यहाँ पे आपने केस फाइल किया है, डिक्री है आपके अगेंस्ट, इक्वल अमाउंट जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, बोथ डिक्रीज सेटिस्फाइड, मतलब जो जितना है उसमें माइनस करके यहाँ पे दिया जाएगा। मतलब जेडी जो है, जेडी मतलब ए जो है बी के अगेंस्ट क्या है, जेडी है, ए इसके अगेंस्ट जेडी है, इसके अगेंस्ट ये 20,000 देने वाला है बी का, ये 30,000 देने वाला है बी का, तो 30 माइनस 10 जो है, जो कि जिसका देना पड़ेगा वो देंगे यहाँ पे, ओके, माइनस करके। इफ अनइक्वल है ओनली द लार्जर डिग्री एग्जीक्यूट किया जाएगा आफ्टर द डिडक्टिंग स्मॉलर डिग्री उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, लार्जर डिग्री यहाँ पे एग्जीक्यूट किया जाएगा। मतलब लार्जर क्या है, 30,000 है, 20,000 माइनस किया जाएगा। देखो रमेश जो है राम का 20,000 रुपीज़ देने वाला था, ओके, रमेश जो है राम का 20,000 रुपीज़ देने वाला है, रमेश जो है राम का 20,000 रुपीज़ देने वाला था, एंड राम जो है यहाँ पे रमेश का 10,000 रुपीज़ देने वाला है। तो लार्जर डिग्री जो है रमेश का है, ओके, लार्जर डिग्री जो है रमेश का है, तो माइनस किया जाएगा 10,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ राम क्या करेगा, रमेश को देगा यहाँ पे, ओके, समझ आ रहा है। उसके बाद है रूल 19 जो है, क्रॉस क्लेम्स इन द सेम डिग्री, अगर सेम डिग्री में क्रॉस क्लेम से सेम होगा, यही सेम रूल है। उसके बाद जो है यहाँ पे मॉर्गेज जो सूट्स है इसमें क्या होगा, रूल 18-19 ये अप्लाई होगा, मॉर्गेज सेम ही ऐसा ही होगा। साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, कोर्ट में रिफ्यूज एग्जीक्यूशन अगेंस्ट बोथ पर्सनस एंड प्रॉपर्टी एट द सेम टाइम, अवॉइड हरेसमेंट के लिए, ओके। उसके बाद है नोटिस, शो कॉज नोटिस करना पड़ेगा, कोर्ट मस्ट नोटिस बिफोर द एग्जीक्यूशन व्हेन द execution sought after 2 years against the legal representative against the insolvency assignee and receiver foreign decrees, ओके। उसके बाद 22(2) है यहाँ पे अर्जेंट एग्जीक्यूशन होगा तो नोटिस कीप किया जाएगा। डेथ ऑफ द जजमेंट डेटर, अगर डेथ हुआ तो सेल विल नॉट बी सेट असाइड, यहाँ पे सेल जो है सेट असाइड नहीं होगा मेरे लिए, बिकॉज ऑफ जजमेंट डेटर यहाँ पे डेथ हुआ है उसका। आफ्टर सेल प्रोक्लेमेशन बट बिफोर सेल, हाउएवर इफ द लीगल हेयर सफर्स अ प्रीजुडाइज, कोर्ट में कैंसिल दी सेल, प्रीजुडाइज हो रहा है, उनको हार्म पहुंच रहा है लीगल हेयर्स को, तो यहाँ पे सेल कैंसिल किया जाएगा। उसके बाद 23 है प्रोसीजर आफ्टर नोटिस इशू। उसके बाद है इफ द कोर्ट जजमेंट डेटार डज नॉट अपीयर इनटू कोर्ट, जजमेंट डेटार कोर्ट में आया ही नहीं तो यहाँ पे द कोर्ट विल ऑर्डर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री ऑर्डर किया जाएगा। द जजमेंट डेटार रेजेस ऑब्जेक्शन, यहाँ पे जजमेंट डेटार ने रेज किया ऑब्जेक्शन, द कोर्ट विल हियर देम एंड पास एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर, यहाँ पे पास किया जाएगा। 24 में प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन की प्रोसेस दी गई है, यहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग प्रिलिमिनरी स्टेप्स हुआ, नोटिस ऑब्जेक्शन सब हुआ, यहाँ पे द कोर्ट इशूज द फॉर्मल एग्जीक्यूशन प्रोसेस, यहाँ पे इशू किया जाएगा, वारंट अटैचमेंट ऑर्डर यहाँ पे इशू किया जाएगा। द एग्जीक्यूशन प्रोसेस मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए, सील्ड होना चाहिए, गिवन टू द प्रॉपर ऑफिसर को होना चाहिए। उसके बाद 24(3) में द प्रोसेस शुड मेंशन द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन मेंशन होना चाहिए, एंड रिटर्न बट मिसिंग रिटर्न डेट डज नॉट मेक इनवैलिडेट, रिटर्न डेट मिसिंग है तो इनवैलिडेट नहीं होगा। एंडोर्समेंट ऑफ प्रोसेस में क्या है, व्हेन ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग प्रोसेस मस्ट रिपोर्ट हाउ एंड व्हेन इट इज एग्जीक्यूटेड एंड क्यों यहाँ पे फेल हुआ, आपने कैसे एग्जीक्यूट किया, कैसे किया, क्या क्या अटैच किया, सब रिपोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं एग्जीक्यूट हुआ, फेल क्यों हुआ, उसका रिपोर्ट होना चाहिए यहाँ पे। इफ द ऑफिसर सेज दैट एग्जीक्यूशन नॉट पॉसिबल, अगर ऑफिसर बोल रहा है कि एग्जीक्यूशन पॉसिबल नहीं है, बताओ भाई क्यों, रीजन बताओ यहाँ पे। कोर्ट में एग्जामाइन ऑफिसर को एंड विटनेसेस जो है क्यों यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे देखा जाएगा। व्हेन कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन, कोर्ट में स्टे दी एग्जीक्यूशन को स्टे भी किया जाएगा जब कब एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में टेम्परली स्टॉप द एग्जीक्यूशन स्टॉप करेगा जब जेडी अप्रोच टू हाई कोर्ट को, यहाँ पे जेडी जाएगा डिक्री पासिंग कोर्ट में, ओके। उसके बाद जो जेडीज प्रॉपर्टी और पर्सन ऑलरेडी सीज्ड है, कोर्ट में रिलीज दी टेम्परली रिलीज किया जाएगा, कोर्ट में डिमांड दी सिक्योरिटी और इम्पोज दी कंडीशंस, यहाँ पे ग्रांटिंग स्टे के लिए सिक्योरिटी दिया जाता है। यहाँ पे लायबिलिटी नॉट डिस्चार्ज है, यहाँ पे टेम्पररी रिलीज जो है, यहाँ पे जेडी की लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं होती है, तभी भी होती है, बाद में सीज किया जा सकता है यहाँ पे। 28 में बाइंडिंग नेचर ऑफ ऑर्डर्स डिक्रीज कोर्ट अपीलेट आर बाइंडिंग ऑन एग्जीक्यूटिंग डिक्री। उसके बाद स्टे ऑफ पेंडिंग सूट इजी है,
कुछ नहीं, एक बार में आप लाइन रीड आउट कर लोगे तो भी समझ आने वाला है ये। इफ़ द जेडी फाइल्स ए सेपरेट सूट, जेडी ने फाइल किया अगेंस्ट डिक्री होल्डर, कोर्ट में स्टे एग्जीक्यूशन। जेडी ने क्या किया, सेपरेट सूट फाइल किया, स्टे होगा यहाँ पे, विदाउट सिक्योरिटी रीजन मस्ट बी रिकॉर्डेड होगा या ओके। उसके बाद 30 है डिक्री ऑफ पेमेंट मनी ऑर्डर, सिविल प्रिजन है, जेडी में अरेस्ट किया जाएगा, डिटेन किया जाएगा। अटैचमेंट एंड सेल है, जेडीज प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा, सेल किया जाएगा, अगर दोनों पॉसिबल है दोनों भी किए जा सकते हैं। 30 में डिक्री ऑफ पेमेंट ऑर्डर है, मोड जो है यहाँ पे मनी डिक्री कैन बी एग्जीक्यूट हो सकता है, अभी हमने देखा वही है। 31 में है डिक्री ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, कोर्ट में सीज एंड डिलीवर दी मूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे डिलीवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, डिटेंशन, अटैचमेंट बोथ हो सकता है। अटैचमेंट कंटिन्यूस 3 मंथ तक अटैचमेंट कंटिन्यू रहेगा एंड जेडी ने अगर डिसोबे किया तो प्रॉपर्टी यहाँ पे सेल किया जाएगा, कंपनसेशन पेड होगा। उसके बाद इफ़ द जेडी ओबेज और नो सेल एप्लीकेशन मेड, अगर नो सेल एप्लीकेशन उसने किया तो यहाँ पे अटैचमेंट सीज हो जाएगा ओके। 6 मंथ का टाइम है यहाँ पे, याद रखो, सॉरी 6 मंथ नहीं 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, याद रखो यहाँ पे 3 मंथ तक अटैच रहेगा, उसके बाद सेल किया जाएगा। 32 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इंजंक्शन एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स बोला है, विलफुली डिसओबेज अगर हो रहा है, अटैचमेंट डिटेंशन बोथ यहाँ पे। फॉर कारपोरेशन अटैचमेंट और डिटेंशन है, प्रॉपर्टी डिटेन दी डायरेक्टर्स को डिटेन किया जाएगा कारपोरेशन के केस में। आफ्टर 6 मंथ वो जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे उसको होल्ड किया जाएगा, अटैच किया जाएगा, उसके बाद उसको सेल किया जाएगा। जेडी अगर सेम ऊपर जैसे हमने देखा वैसे ही है, अटैच के जो है सीज हो जाएगा, कोर्ट में अलाउ डिक्री होल्डर टू डू द एक्ट ऑफ जेडीज कॉस्ट। उसके बाद है 33 डिस्क्रिएशन रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, कोर्ट डिस्क्रिएशन है, कोर्ट में रिफ्यूज इम्प्रिजनमेंट रिफ्यूज कर सकता है, पीरियोडिक पेमेंट दिया जाता है यहाँ पे, मेंटेनेंस लाइक पेमेंट जैसे होते हैं, मॉडिफिकेशन में वेरी हो सकते हैं, सस्पेंड पेमेंट हो सकता है, रिकवरी ऑफ अमाउंट रिकवरेबल लाइक दी मनी डिक्री जैसा ही यहाँ पे रिकवर किया जाता है। 34 में बोला है एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट की एग्जीक्यूशन एंड एंडोर्समेंट होता है, ड्राफ्ट जो है यहाँ पे नोटिस देनी पड़ती है, अप्रूवल लेनी पड़ती है जजेस की, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, एग्जीक्यूट द डॉक्यूमेंट एंड रजिस्ट्रेशन होता है यहाँ पे। उसके बाद डिक्री फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे एक्चुअल पोजेशन डिलीवर्ड होता है, यहाँ पे जो इमूवेबल प्रॉपर्टी हो डिलीवरी होता है, प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे अटैच किया जाता है, जॉइंट पोजीशन अगर है तो सिंबॉलिक डिलीवरी ये दिया जाता है यहाँ पे, सिंबॉलिक मतलब जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए जाते हैं। लॉक ब्रोकन इफ द एक्सेस डिनाइड ओके, अगर एक्सेस डिनाई कर रहे हैं तो लॉक ब्रोक किया जाता है यहाँ पे। उसके बाद है 36 में डिलीवरी वेन द टेनेंट इन पोजीशन, अगर टेनेंट पोजीशन में है सिंबॉलिक, सिर्फ सिंबॉलिक की चाबी दी जाती है, जो डॉक्यूमेंट्स है वो दिए जाते हैं, और टेनेंट का यहाँ पे नुकसान नहीं किया जाता। 37 में शो कॉज बिफोर अरेस्ट, अगर अरेस्ट नहीं करना है तो शो कॉज दे दो। नोटिस फर्स्ट, जेडी गिवन अ चांस टू शो कॉज, नो नोटिस एक्सेप्शन, जेडी लाइकली टू अब्सकॉन्ड है तो यहाँ पे वारंट इशू किया जाएगा। उसके बाद है वारंट ऑफ अरेस्ट है, अरेस्ट वारंट डायरेक्ट्स ऑफिसर टू ब्रिंग जेडीज बिफोर द कोर्ट अनलेस डिक्री सेटिस्फाइड ओके। उसके बाद मोड ऑफ एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन जो है यहाँ पे देखो सबसे पहला है यहाँ पे जो अगर अपीरेंस नॉन अपीरेंस है यहाँ पे बिफोर अरेस्ट जो है कोर्ट नोटिस शो कॉज होगा। उसके बाद नॉन अपीरेंस है वारंट अरेस्ट, यहाँ पे अरेस्ट वारंट निकाला जाएगा। 38 में अरेस्ट वारंट क्या होता है, जेडी बिफोर कोर्ट के सामने जेडी को लाया जाता है पेमेंट करने के लिए। उसके बाद है 39 में बिफोर अरेस्ट जो है यहाँ पे सब्सिस्टेंस अलाउंसेस डिपॉजिट करना पड़ता है कंपल्सरीली। उसके बाद आफ्टर कमिटल मंथली अलाउंसेस फिक्स्ड होते हैं जैसे कि 57 में हमने देखा है। 39(3) में पेमेंट जो है मंथली एडवांस पेमेंट करना पड़ता है, मोड जो है हमने देखा है मोड पहले ही। उसके बाद सिविल प्रिजन भी दिया जा सकता है यहाँ पे, ट्रीटेड एज एन कॉस्ट होता है। उसके बाद 40 में ऑन अपरेंस अगर आया, इंक्वायरी हियरिंग हुई, इंटरिम कस्टडी हुआ, उसको रिलीज ऑन सिक्योरिटी पे रिलीज किया, उसके बाद फाइनल ऑर्डर या डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन में डाला जाएगा। उसके बाद रिलीज रीअरेस्ट परमिटेड होगा, यहाँ पे सिक्योरिटी देने के बाद रिलीज किया जाएगा, री अरेस्ट क्या है यहाँ पे परमिटेड है। उसके बाद है नो डिटेंशन एप्लीकेशन डिसमिस्ड ओके। उसके बाद है 41 में ओरल एग्जामिनेशन हो जाएगा जेडी का, ऑफिसर ऑफ कारपोरेशन का एंड एनी अदर पर्सन, मतलब जेडी है एंड कंपनी है तो एंड एनी अदर पर्सन। उसके बाद है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी है, बुक्स ऑफ अकाउंट सब यहाँ पे दिया जाएगा। एफिडेविट असेट जो है वो भी आएगा यहाँ पे 30 डेज में। इफ डिक्री अनपेड 30 डेज फॉर 30 डेज कोर्ट में ऑर्डर जेडी एंड ऑफिसर टू फाइल एफिडेविट असेट। उसके बाद है पनिशमेंट है डिसओबे द सिविल प्रिजन अप टू 3 मंथ्स तक यहाँ पे सिविल प्रिजन दिया जाएगा। अटैचमेंट बिफोर द अमाउंट इज फिक्स,
डिक्री फॉर रेंट, मैसने प्रॉफिट, इंक्वायरी के सीजेस होगा यहाँ पे। इवन बिफोर द एग्जैक्ट अमाउंट इज कैलकुलेटेड, कोर्ट कैन जेडीज प्रॉपर्टी अटैच किया जाएगा। मोड जो है सेम एज द मनी डिक्री हमने देखा है। 43 में मोड अटैचमेंट ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी है, नॉन एग्रीकल्चर है यहाँ पे। प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को छोड़ के एक्चुअल सीजर होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे अगर पेरिशेबल गुड्स है, यहाँ पे कॉस्टली है तो स्टोर किया जाएगा, पेरिशेबल है तो बिक जाएगा वो। कस्टडी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी सेम है, कस्टडी श्योरिटी अगर बाइक वगैरह है तो वो यहाँ पे क्या किया जाएगा, अटैच किया जाएगा। अटैचमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है, ग्रोइंग क्रॉप्स है या फिक्स ऑन लैंड, उसके बाद कट और गैदर जो होगा, थ्रेशोल्ड फ्लोर जो है, वो सब यहाँ पे अटैच हो जाएगा। 44A में इंटीमेशन ऑफ टू कलेक्टर को इंटीमेशन दिया जाएगा कि प्रॉपर्टी अटैच हुआ है यहाँ पे। उसके बाद 45 जो है क्या बात करता है, कोर्ट अरेंजेस द कस्टडी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, कॉस्ट डिपॉजिट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जेडी में टेंट कट गैदर करेगा, स्टोर क्रॉप करेगा। फेल्योर बाय द जेडी अगर फेल हो गया तो कॉस्ट रिकवर किया जाएगा। जो क्रॉप है सर्व फ्रॉम द सॉइल, अर्ली अटैचमेंट किया जाएगा मतलब क्रॉप आने से पहले। एंड प्रोहिबिटेड ऑर्डर होगा यहाँ पे, क्रॉप नॉट स्टोरेबल। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया होगी। थैंक यू।